हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो बने रहे इस वीडियो में। मैं आपको बहुत सरल तरीके और आसान तरीके से बताऊंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उनका सारा मैथड बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है 5, 10, 15। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को अच्छे से सावधानीपूर्वक पढ़ना है। 5, 10, 15 के लसा, तो सबसे पहले लसा मैं लिख ले रहा हूँ। लसा कितना का? 5, 10, 15। 5, 10, 15 का लसा होगा दोस्तों, लसा होगा इसका 60। उसी प्रकार इनका मसा, इनका मसा मतलब एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो वो होगा 5, 10, 5, 15, 20 का वो होगा 5। आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। अब इन दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब इन दोनों का अगर मैं भाग कर दूं तो आंसर क्या होगा? 12/1, यानी आंसर होगा 12:1। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य मतलब 2, और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य मतलब होता है 4। संख्या का गुणनफल कितना होगा? अब दोनों को 2 और 4 का गुणा कर दो, कितना होगा? आंसर होगा 8। ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में पता है कि वह संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य न होता है, उन्हीं को भाज्य कहते हैं। जैसे ये 25 देखो कि एक और खुद के अलावा 5 से भी भाज्य होता है। 5 5 25, ये 4 चौका 16, ये 3 5 15 या 5 3 15। अब ये जो 29 है, ये सिर्फ एक और 29 से ही भाज्य है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भाज्य नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखो, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करना हो तो यहां पे देखेंगे सम के लिए दोनों जगह सम होना चाहिए, और विषम के लिए कोई भी एक विषम होगा चल जाएगा, वो विषम हो जाएगा। तो यहां पे आंसर को हम देख लेते हैं। पेज बदल दिया, यहां पे देख रहे हो ये एक क्या है? विषम है, ये विषम पूर्णांक होगा। ये कौन सा पूर्णांक होगा? विषम होगा। सम के लिए दोनों सम होना चाहिए। यहाँ पे ये सम है बल्कि ये विषम है, तो इसलिए ये भी विषम के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे 2m प्लस 0 है, यहाँ भी ये विषम है। तो देख पा रहे हो ये 3 जो है विषम है, सम सिर्फ एक ही यही दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 मानेंगे। 0 भी 2 से भाज्य होता ही है, राइट। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलो अगला सवाल। अच्छा, एक और मैं सवाल आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं ये 2m प्लस 1 ये विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक है? ऑब्वियस सी बात है, ये विषम पूर्णांक है। अगला सवाल, यदि इतना और इतना का मसा इतना है, तो ये कह रहे हैं कि 65,117 का जो एचसीएफ है वो कितना है दोस्तों? 65m माइनस 117 है। तो कह रहे हैं कि इसका m का मान निकालो, यानी इनका एचसीएफ का मान दिए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ओरिजिनल एचसीएफ निकाल देता हूं। एचसीएफ मैं क्या करूंगा? 65 और 117 का निकालूंगा। जब मैं निकाल लेता हूं, यहाँ सिंपल सा जो होता है 65 का 117 में भाग विधि से बना लूंगा। 65 एकम 65, 7 में से 5 घट गया 2, 11 में से 5, यहाँ 65 आ गया। 52 एकम 52, यहाँ 13 आ जाएगा, ये होगा 52। देखोगे 13 चौका 52, क्या दिखा? आंसर क्या दिखा हमारा? 13, मतलब आया 13। तो देख रहे हो इतना का एचसीएफ यहाँ ये वैल्यू दिया और इसका आया कितना? 13 आया। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 65m माइनस 117 बराबर 13। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी आप मैथ्स का ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो इतना रूल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बहुत रूल को फॉलो करा रहा हूं ताकि आप सीखो, ठीक है। एग्जाम में जितना आप ऑब्जेक्टिव खास तौर पर तेज बनाओगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। 117 इधर आएगा तो प्लस 117 होगा, यानी 130 होगा। तो m का मान क्या होगा? 130/65 कट जाएगा, आंसर होगा 2। ठीक है, यहां पे आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है। हाँ, संख्या का मसा क्या होगा? अब निकाल लो, मसा 2 और 4 का मसा निकाल लो।
2 और 4 का मसा निकालोगे, क्या होगा दोस्तों? 2 आंसर होगा। कितना होगा? 2 आंसर होगा। मसा तो निकालना आता है ना। 2 को 4 में भाग दे दो, 2 दूना 4। कितना आया मसा? कट गया, 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट। इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है? इतना के, ये 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो हम लोग निकाल लेते हैं, सिंपल सा। 5000 यहाँ 5 है, इनको मैं कटा दूंगा। कितने से कटाऊंगा? 5 से कटा दूंगा। 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। इसको मैं कटा दूंगा 11 से। 11 9 99, 2 7 11 9 99, एक हासिल इधर आएगा तो 11 11 कम 11, 13 7 91। आप देख पा रहे हो क्या आ रहा है? इतना का अगर देखोगे 5005 का आया 5 गुणे 11, 7 और 13। ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या था। कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों? 4 इसमें अभाज्य संख्या। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होगा? दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 8 9, कोई भी 2 संख्या लोगे, इन हर एक केस में आप मसा निकालोगे तो आंसर क्या होगा? 1 आएगा। आप मसा निकाल कर देख सकते हो। जैसे ये 3 का 4 से निकाल दे रहा हूँ, 3 एकम 3, 1 शेषफल और 3 से फिर से भाग आएगा, आ गया। कितना आया दोस्तों? 3 आया। आंसर क्या होगा? माफ करना, 1 होगा। आंसर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा क्या होगा? देखो, जब 2 अभाज्य संख्या होता है, जैसे 2 अभाज्य संख्या मैं ले लेता हूं 3 और 5, इनका आप लसा निकालोगे, कितना आएगा दोस्तों? 3 गुणे 5। तो चूंकि अभाज्य होने वाले नहीं है, इसलिए इनको डायरेक्ट गुणा करके 15 हम लिख देते हैं। कोई भी 7, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 और 11 का आप लसा निकालोगे। चूंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणज नहीं है, इसलिए कोई क्या होगा? इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 7 और 11, 11 7 77, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लसा क्या होगा? इन दोनों को गुणा कर दिया जाएगा, a गुणे b आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? यानी 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इनका मसा आप निकालो और बताओ कितना मसा होगा। निकाल कर देखो आप। 5 और 7 2 अभाज्य संख्या है, इनका मसा निकालो, कितना आएगा? अब देख लो, कोई भी 2 अभाज्य संख्या, 11 और 13, ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, इनका भी एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मतलब मसा। आप हर एक केस में अगर मसा निकालोगे तो आंसर आएगा 1 1 1। आप निकाल कर चेक कर सकते हो। इन सभी केस में मसा कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट, आप निकाल लो। 2 एकम 2, 1 1 दूना 2। ठीक है, चल नेक्स्ट। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दोस्तों 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत तक परिमेय संख्या हो सकती है। यह सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो अपरिमेय संख्या भी अनंत तक हो सकता है, याद रखना। चल नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, तो उनका मसा 29 है, तो लसा क्या होगा? तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर a गुणे b। यानी 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एलसीएम का मान, 2 संख्याओं का गुणनफल का मान दिया है 2166, ठीक है। इनका मसा का मान इन्होंने दे रखा है 29, ये रख ले रहे हैं, और एलसीएम का मान निकालना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे तब 21 बेसिकली 2166 बटा 29 होगा। दोस्तों अगर इसको हम कटा कर देखें तो बेसिकली ये आंसर 74 के आसपास कुछ आने वाला है। तो क्या इनमें कोई ऑप्शन मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, 74 समथिंग आएगा। और वैसे भी जो मसा होता है ना, वैसे भी जो एलसीएम, अगला
यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? अभी बोला कि विषम के लिए कोई भी एक विषम संख्या होना चाहिए। ये भी सम, ये भी सम, ये सम पूर्णांक है, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम पूर्णांक है। ये यही दिख रहा है, देख लो दोस्तों, यहां पर क्या दिख रहा है? ये 4m, लेकिन 1 जो है विषम है, इसलिए यही विषम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट, हाँ, संख्याओं इतना का रूप क्या है? देखो 3 प्रकार के दशमलविक संख्या है। अगर दशमलविक संख्या देखोगे तो 3 प्रकार के दशमलविक संख्या देखने को मिलता है। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां पे समझना है शांत का मतलब जैसे मैं क्या किया, 5 को 2 में भाग दिया, इसका आंसर आएगा क्या? 2.5। यानी यहाँ पे शेषफल दशमलव में अगर कटाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक उदाहरण ले रहा हूं, यहाँ 10/3, 10/3 को 3 से 10 में भाग देंगे तो ये लगभग 3.3333 ऐसे आते जाएगा। मतलब देखोगे 3 बार बार आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ संख्या होता है जैसे √2 हो गया, अच्छा √5 हो गया, √5 हो गया। अब इन संख्याओं का अगर वैल्यू देखोगे तो ये ऐसी संख्या होता है ना कहीं पे कटने वाला होता है, मतलब ना इनका शेषफल 0 आने वाला होता है और ना ये रिपीट करने वाले होते हैं। तो अशांत का मतलब है कि मतलब इनका शेषफल 0 नहीं आने वाला है। अनावर्ती का मतलब ये कि रिपीट भी नहीं करेंगे। यहां पे हमने ये संख्या जाना, ये शांत संख्या था, ये अशांत आवर्ती था, ये कट नहीं रहा था लेकिन ये बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा था, और यहाँ पर ये है अशांत अनावर्ती। तो ऐसी जो संख्याएं, जैसे पाई का जो भी मान होता है ना, कुछ इसी प्रकार। आप लोग अगर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो मैं कैलकुलेटर से समझा दे रहा हूं। जैसे √2 को क्यों एक अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे मैं यहां 2 लगा लिया, √2 हो गया। अच्छा, √2 का आप मान देखो दोस्तों, कितना आ रहा है? 1.412। ये देख लो, इसको कितना भी आगे बढ़ा दीजिएगा, ये ना कहीं पे इसका शेषफल 0 आने वाला है और ना कहीं ये रिपीट करने वाला है। तो इसलिए अशांत जो अनावर्ती संख्या होती है उन्हीं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और उनमें से रूट जो है 1 है। अच्छा, इसी प्रकार पाई को क्यों कहते हैं भाई? पाई को क्यों अपरिमेय संख्या कहते हैं, बता रहा हूं। क्योंकि जो पाई, जैसे हमने यहाँ पे देखो 5 टाइप किया, अब इसको मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, इक्वल करूंगा, तो जो पाई का जो मान आएगा, देख लो दोस्तों, ये ना कहीं रिपीट कर रहा है, ना कहीं ये रिपीट कर रहा है, और ना कहीं इनका शेषफल 0 आने वाला है। ये बार बार ये आते जाएगा, इनफाइनाइट टाइम, ना कहीं रिपीट करेगा, ना कहीं इनका शेषफल 0 आने वाला। तो ऐसी संख्या जिनका शेषफल 0 ना हो और साथ ही साथ वो रिपीट ना करे, तो उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या कौन सी होती है? जो रूट में हो, कोई भी संख्या जो बाहर नहीं आने वाला हो, और पाई वगैरह होता है। तो इसलिए इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जहां भी आपको दिख गया रूट वाली वैल्यू, तो मानोगे ये अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। और दो ये चीज, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या होती है, ये भी परिमेय संख्या। सिर्फ ये कैटेगरी जो होती है ना, इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक कितना होगा? आप क्या करो, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से कटा लेते हैं, 7 2 आएगा, 2 से कटा लेते हैं 36 होगा, 36 का आधा 18 होगा, 18 का आधा 9 होगा, 3 3 का 9। तो आप देख पा रहे हो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, यानी जो 2 है 4 बार आ रहा है, 3 2 बार है। तो ये क्या कह रहे हैं? 2 का घातांक। तो 2 का घातांक क्या है दोस्तों? इसमें 4 होगा। आंसर क्या होगा? 2 का घातांक 4 होगा। अगर हमसे पूछा गया होता कि 3 का घातांक कितना है, तो 3 का घातांक आंसर होता 2, लेकिन पूछा गया 4 का घातांक। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा क्या होगा? ठीक है, तो उनका मौसा क्या हो, मतलब P और Q 2 अभाज्य संख्या हो, तो कोई भी एक अभाज्य संख्या का उदाहरण ले लो, 3 और 5, इनका अभाज्य संख्या का उदाहरण ले लो। अब इनका मौसा निकाल दो। 3 एकम 3, यहाँ 2 होगा, 2 एकम 2, 1 1 2 ना 2। तो दोस्तों आप देख रहे हो इनका जो मौसा है, HCF कितना आ रहा है?
1 आ रहा है। तो कहीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का मसा जब हम निकालते हैं आंसर आता है 1। नेक्स्ट, 64 की अभाज्य संख्याओं में 2 का घातांक कितना होगा? तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 के पावर 6 आ रहा है। 2 के पावर 6 मतलब 2 का घात कितना है? 6 होगा आंसर। आंसर क्या होगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो? तो आप इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 2 होगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 8 दूना 16, हाँ 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 13 3 39, ठीक है। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 13 दूना 39। तो देखो हमने क्या किया दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला तो ऐसा आया। तो यहाँ पे देखोगे 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13 है, ठीक है। तो मतलब 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 1 बार आ रहा है, 13 1 बार आ रहा है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन विषम पूर्णांक नहीं होगा? कौन विषम पूर्णांक नहीं होगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। चलो, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये आपका ये पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट भी मैं बनाने वाला हूं इसका। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो 2 लगातार कोई भी सम संख्या ले लो, जैसे 4, 6, इनका मौसा निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। अब जब एफसीएफ निकालोगे तो आंसर आएगा 2। आप निकाल कर देख लो, कोई भी दो संख्या जो सम संख्या हो उनका मौसा निकाल लोगे 2 आएगा। 4 एकम 4, 2 2 दूना 4, 0। आंसर क्या आया? 2 आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या आपको बताया था कि जो रूट के अंदर हो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखो 64 बटा रूट में 36 है, 64 बटा रूट में 36 है। तो 36 का दोस्तों तो वर्गमूल आ ही जाता है, 64 का 64 और 36 का वर्गमूल 6 होगा। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 होगा बटा 81, ये भी परिमेय संख्या, ये तो खुद ही परिमेय संख्या है। तो ये ही दिख रहा है कि इनका पूर्ण गुणज नहीं है। याद रखो 2.5 है, 25 समझने की कोशिश मत करना, ये 2.5 है। 25 होता तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी है। देखो ये भी ट्रिकी सवाल था, अगर ये दशमलव नहीं होता तो ये भी परिमेय हो सकता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? यहां देखो कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखो जो 1 मिनट माफ करना, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन होगा? तो ये अपरिमेय है चूंकि रूट में है, ये भी रूट में अपरिमेय है, यहाँ भी रूट से जो बाहर नहीं आने वाला है ये भी अपरिमेय है। तो परिमेय कौन दिख रहा है? ये होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि m एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा? यदि n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। अब इनमें पूछे कि रूट n, अगर सोचो अगर मैं 1 का वर्गमूल करूं, मतलब रूट n का मतलब 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल रूट 2 ही होगा, 3 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। समझ रहे हो? सो 1। तो आपने एक चीज नोटिस किया, क्या आपने नोटिस किया? अगर 5 का ही वर्गमूल करूं तो रूट 5 ही आएगा। आपने नोटिस किया 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 3 का वर्गमूल रूट 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो इससे आपने नोटिस क्या किया? ये नोटिस किया कि कुछ अपरिमेय में रह जा रहा है, कुछ का पूर्ण वर्ग है। मतलब जिसका पूर्ण वर्ग है, जैसे ये 4 का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग 2 आंसर आ गया, तो ये तो परिमेय संख्या होगा। 1 का वर्गमूल 1 आए, ये भी परिमेय संख्या होगा। इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा, रूट 5 अपरिमेय संख्या, रूट 6 अपरिमेय संख्या होगा, रूट 7 अपरिमेय, 8 अपरिमेय। उसी प्रकार रूट 9 का निकालोगे वर्गमूल तो ये 3 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या हो सकता है क्या? नहीं। क्या परिमेय संख्या हो सकता है क्या? नहीं।
एक वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ पे परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। हाँ, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कितना होगा? 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है, इनमें हमें पता करना है। तो √5 √11 का मान निकालूंगा तो 3 दशमलव ये समथिंग आएगा, जो 2 और 2.5 से ऊपर है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, इसका ये निकालूंगा तो 2 का ही आता है, अगर 2 का मैं देखूं तो 1.41 समथिंग आता है, तो ये भी एक कम हो गया। हमें 2 और 2.5 के बीच देखना है। अच्छा, √12 का निकालूं, ये भी 3 से ऊपर ही होगा, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा। ऐसे भी आप देख सकते हो, इसका आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ, 2.41 होता है, 2.41 होता है। ठीक है जी। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? एक संख्या रेखा बना दो, उसका जो प्रत्येक बिंदु है क्या प्रदर्शित करता है? क्या एक परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं। क्या यह परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं। क्या यह प्राकृत संख्या? बिल्कुल नहीं। उसका जो प्रत्येक बिंदु है एक वास्तविक संख्या को डिनोट करेगा, एक वास्तविक संख्या, यानी उसके अंदर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय आ सकता है, सब आ सकता है। एवरी बिंदु किस चीज को डिनोट करेगा? एक वास्तविक संख्या को डिनोट करेगा। √3 है, क्या है? सबको प्राकृत संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, इतना का मान क्या होगा? 8 के पावर 0 का मतलब होगा 1 अगुणे 2 के पावर 0 का भी मतलब 1 होगा, दोनों को गुणा करेंगे आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 और 50 है तो संख्याओं का गुणनखंड, अच्छा, यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनखंड कितना होगा? तो संख्याओं का गुणनखंड कितना होगा? हम सबको पता है A गुणे B बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF, ये फॉर्मूला लगा दो। तो संख्याओं का हाँ गुणनखंड यही निकालना है, A और B। ठीक है, मौसा का मान कितना है? 25 है, लसा का मान कितना है? 50 है, दोनों को गुणा करो, कितना होगा भाई? 1250 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चल 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का मौसा 15 लसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, जैसे हमने देखा A गुणे B, मतलब दोनों संख्या A और B क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है LCM गुणे HCF। तो रख लेते हैं A, 2 संख्याओं का मौसा कितना है? 15 है, लसा कितना है? गुणे 105 है, और इनमें से एक जो संख्या है, चलो हमने एक B का मान मान लिया 5 है, तो हमें A का मान पता करना है। तो A बराबर क्या होगा? 105 गुणे 15 बटा 5, कटा देते हैं, 21 25 105 होता है, गुणा कर लो। अब 15 एकम 15, अब 15 दूना 30, 1 31, 3 से 15 आया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार का शांत है? तो शांत के लिए देखो, अगर कोई भी दशमलव प्रसार का भिन्न शांत तब होगा, याद रखो, जैसे ये P है, जैसे याद रखो ये P है बटा ये Q है। अगर ये Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये Q मतलब हर का जो हर मतलब एक भिन्न में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का हो तो वो शांत होता है। तो क्या इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा क्या? अब यही हमें ढूंढना है। ये चीज अगर हम ढूंढ ले रहे हैं तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ ये 3 × 43 है। अब बेटा क्या है? 2 के पावर 2 है, अब 5 के पावर 3 है, ये 7 के पावर 2 है। अच्छा 7 के पावर 2 का मतलब 7 गुणे 7। मुझे लग रहा है कि ये जो ना 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28 और यहाँ पे 6 आएगा, 7 9 63 और 7 7 49। तो हमने क्या देखा, ये जो 7 था दोनों कट गया, तो नीचे क्या बच रहा है?
नीचे ध्यान से देखोगे ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के ही रूप का है। वो दिख रहा था आपको, ये आपको दिख रहा था कि 2 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, लेकिन 7 का स्क्वायर इससे कट जा रहा था, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। हाँ, ये कौन सी संख्या है, यहाँ पे ये बार का चिन्ह है, ठीक है, क्या है 3.27 पर ये बार है। बताओ कौन सी संख्या होगा। क्या ये पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये प्राकृत संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्या यह परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं, यह एक परिमेय संख्या है। जो बार को होता है ना, मतलब 3.2727, अभी बोला ना, जो रिपीट करता है ना वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है। तो आई होप आपको इतनी सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी, और ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। मैं आपको इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा, तो उसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाऊंगा। इसमें सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, इससे और अच्छा क्वेश्चन दूसरे पार्ट में लाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन टुमारो नेक्स्ट टाइम।